हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं इस चैनल पर। इस चैनल पर सभी क्लासेस बीए और बीएससी के तीनों पार्टों की क्लासेस अवेलेबल हैं इस चैनल पे। तो इस शिक्षण संस्थान ने आपके हित में सोचते हुए बीए पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर एंड बीएससी पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर की क्लासेस इसमें अपलोड कर दी गई हैं। तो आप इसका जितना से जितना लाभ ले सकते हैं वो लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली क्लासेस में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करके और इसको शेयर भी कीजिए ताकि आपके साथ में आपके फ्रेंड्स और भी रिलेशन में आपके जो भी हो वो इसका फ़ायदा उठा सकें। अब बात करते हैं अपने बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में इससे पहले क्लास अपन ने मैक्सवेल इक्वेशन से स्टार्ट की थी। मैक्सवेल इक्वेशंस की अपन ने चारों इक्वेशंस कर ली थी और चारों इक्वेशंस एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताई गई थी और मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपको याद भी होगा। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस के अनुप्रयोग। इसके 3 अनुप्रयोग होते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करते हुए एक तो क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण अपने को निकालना है, इसका फॉर्मूला। सेकंड जो निकालना है वो सेकंड अनुप्रयोग में आता है इसका रुद्धोष्म प्रसार अनुपात और संपीड़न प्रसार अनुपात। थर्ड जो आता है इसका अनुप्रयोग वो आता है जूल थॉम्सन गुणांक, जो कि आपकी सेकंड यूनिट में भी है, टॉपिक है पूरा का पूरा। वही प्रोसेस होगा जो आपकी सेकंड यूनिट में होगा। तो मैं इस जूल थॉम्सन एक्सपेंशन को या जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट के फॉर्मूले को मैं आपकी सेकंड यूनिट में स्टार्ट करूंगा। तो आज की इस क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल समीकरणों के अनुप्रयोग। देखते हैं मैक्सवेल समीकरण के अनुप्रयोग में जो पहला अनुप्रयोग है लिख देता हूं। मैक्सवेल समीकरणों के या मैक्सवेल समीकरण के अनुप्रयोग। इसका जो प्रथम अनुप्रयोग है वो था क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण ज्ञात करना। मैक्सवेल इक्वेशन की सहायता से क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण का व्यंजक उत्पन्न करना। क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण। ओके, क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण। मैक्सवेल इक्वेशन से पहले अपन ने क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन निकाली थी। उसका जो फॉर्मूला आया था dp/dt इक्वल्स टू आया था L12 अपॉन डेल्टा V और T था। ठीक है, उसी में भी वह जो फॉर्मूला था यहाँ पे भी मैक्सवेल इक्वेशन का उपयोग करके वही फॉर्मूला आएगा। तो ध्यान से देखना, मैं स्टार्ट कर रहा हूं मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण का इसमें यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण से, किससे? द्वितीय समीकरण से। मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण क्या था? ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। मैक्सवेल का प्रथम इक्वेशन की ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। मैक्सवेल की प्रथम इक्वेशन की ट्रिक से आप फोर्थ इक्वेशन निकाल सकते हो और सेकंड इक्वेशन से आप थर्ड इक्वेशन निकाल सकते हो। तो मैक्सवेल की जो द्वितीय समीकरण था, वैसे इसको याद करने का तरीका तो मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं पहले इस वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो बस वो ट्रिक्स आपके दिमाग में घूमनी चाहिए और लिखना चाहिए।
मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण है ds अपॉन dv इक्वल टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, और कांस्टेंट इधर आ जाएगा t और इधर हो जाएगा v। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अरे यही थी क्या मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण? यही थी क्या? यही थी। ठीक है, मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण से क्या करते हैं कि इसके बाद में दोनों तरफ t से गुणा करते हैं, दोनों तरफ बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय t, दोनों तरफ t से गुणा करने पर, t से गुणा करने पर, देखो t से गुणा करूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, ये इक्वेशन हो जाएगी t ds अपॉन dv, t नीचे इक्वल टू, और t नीचे का मतलब ये कांस्टेंट है, नियत है, इधर t से मल्टीप्लाई करूंगा डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, कांस्टेंट क्या है v, इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ t से गुणा किया, दोनों तरफ t से गुणा करने के बाद में यहां पे काम आएगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, पहला काम किया मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण, दूसरा काम किया द्वितीय समीकरण को t से मल्टीप्लाई किया, और दूसरा इक्वेशन के बाद में काम आता है यहाँ पे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ठीक है, सॉरी ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, dq इक्वल्स टू होता है TdS, यही था, बस यहाँ पे यही काम में लेंगे अपन कि dq इक्वल्स टू क्या होता है TdS, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि डेल्टा Q इक्वल्स टू T डेल्टा S भी लिखा जा सकता है इसको, dq इक्वल्स टू TdS को डेल्टा Q, सॉरी डेल्टा नहीं, डेल dq अपॉन TdS भी लिखा जा सकता है। ऐसा लिखने पर हम देखते हैं कि इस इक्वेशन में जहां पे t ऊपर मल्टीप्लाई है, इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई है, क्या यहाँ पे ये TdS हो जाएगा क्या? अरे ये t यहाँ पे ऐसे गुणा का है, ठीक है, ऐसे गुणा है, तो ये TdS हो जाएगा ऊपर। इस TdS की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dq लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन 2 में TdS की जगह मैं क्या लिख दूंगा, dq पुट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी dq अपॉन dv इक्वल्स टू हो जाएगा t इक्वल टू, यह इक्वेशन एज इट इज t डेल्टा p अपॉन डेल्टा t कांस्टेंट v, यह इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3, राइट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, इतना करने के बाद में जो इक्वेशन 3 के बाद में अब चलते हैं अपन गुप्त ऊष्मा से। यहाँ पे जो dq अपॉन dt इक्वल्स टू t कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि नियत ताप T पर, T कांस्टेंट है, तो नियत ताप T पर प्रति एकांक आयतन में, नियत ताप T पर प्रति एकांक आयतन में परिवर्तन के लिए अवशोषित व निष्कासित ऊष्मा गुप्त ऊष्मा के नाम से जानी जाती है, या उसको गुप्त ऊष्मा कही जाती है। तो मैं कहूं कि जब नियत ताप T पर, क्या कि जब नियत ताप T पर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं ये वाली चीज, कि यदि या जब नियत ताप T पर गुप्त
ऊष्मा L नियत ताप T पर गुप्त ऊष्मा, पहले लेटेंट हीट बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा L, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, नियत ताप T पर गुप्त ऊष्मा L अवशोषित करके, नियत ताप T पर गुप्त ऊष्मा L अवशोषित करके आयतन V1 व V2 हो जाए तो गुप्त ऊष्मा होगी डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V, T इक्वल्स टू होगी L अपॉन V2 माइनस का V1 होगी यदि नियत ताप T पर गुप्त ऊष्मा L अवशोषित करने पर उसका आयतन जब V1 और V2 हो जाता है, या अपन कहे कि उसके आयतन में परिवर्तन जब V1 और V2 हो तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V T इक्वल्स टू होता है L, यहाँ पे लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, अपॉन V2 माइनस V1, यह इसके आयतन में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, V2 माइनस का V1, और V2 माइनस V1 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V लिख सकते हैं, V2 माइनस का V1 लिख सकते हैं, यही लिखा है। यहाँ से अपन ने V2 माइनस V1 की जगह डेल्टा V लिख सकते हैं और इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो आप लोग इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 के, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 के LHS पार्ट देखिए, क्या LHS पार्ट दोनों के दोनों सेम हैं, इक्वल है। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 के LHS पार्ट सेम होने से, या इनकी जब तुलना करता हूं तो तुलना करने पर यह दोनों पार्ट इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो बचेगा क्या, इक्वेशन नंबर 3 से बचेगा T डेल्टा P अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट V इक्वल टू, इधर आ रहा है L अपॉन V2 माइनस का V1, राइट। यहां से V2 माइनस V1 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V लिख सकते हैं, तो डेल्टा V लिखते हैं तो T डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इक्वल कांस्टेंट V, इसको लिख सकते हैं L अपॉन डेल्टा V, राइट। अब इस T को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट V इक्वल्स टू L हो जाएगा और ये हो जाएगा T डेल्टा V। क्या यही अपने पास मैक्सवेल इक्वेशन आई थी क्या, इससे जो पहले इक्वेशन निकाली थी, तो सॉरी क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन यही आई थी। वहां पे सिर्फ क्या था कि L1 और 2 था, इससे पहले इक्वेशन वाली में L12 था, L12 वहां पे क्या प्रदर्शित करता था, उसमें डायग्राम में मैंने बताया था कि प्रावस्था फर्स्ट और प्रावस्था सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, किसकी को, गुप्त ऊष्मा की प्रावस्था फर्स्ट और प्रावस्था सेकंड के लिए वहां पे L12 लिया था, यहाँ पे ओनली गुप्त ऊष्मा है, इसकी कोई प्रावस्था नहीं है, इसलिए L के नाम L लिखा है अपन ने, गुप्त ऊष्मा को L से रिप्रेजेंट किया है, तो L अपॉन T डेल्टा V। क्या यही क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण होती है, क्या यही क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण होती है, कौन सी, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होती है, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन
होती है और यही इसका फाइनली रिजल्ट होता है। राइट, ओके। अब आगे चलते हैं अपन इसकी जो सेकंड है उस वाले टर्म्स में। सेकंड थी इसकी, सेकंड वाली आती है इसकी रुद्धोष्म प्रसार अनुपात तथा समतापी प्रत्यास्थ गुणांक में अनुपात निकालेंगे दोनों का। एक सेकेंड, चलो यह जो इक्वेशन नंबर 5 थी वो क्लासिक क्लैपेरॉन इक्वेशन कहलाती है। अपन ने कुछ भी नहीं किया इसमें, अपन ने मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण का यूज किया है। एक बार और बता देता हूं मैं, ध्यान से देखना क्या क्या किया अपन ने। मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण का उपयोग किया है। द्वितीय समीकरण आपको ट्रिक मैंने बताई थी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है ds/dvt = dp/dt। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है मैक्सवेल द्वितीय समीकरण है, इसको दोनों तरफ से t से गुणा किया है। t से गुणा करने पर इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज किया है। इसको dq = tds, तो यहाँ पे इस tds की जगह डेल्टा क्यू लिख सकते हैं, वही अपन ने लिखा है यहाँ पे। तो t इक्वल्स टू हो जाएगा ये वाला इक्वेशन 2 में एज इट इज t डेल्टा p अपॉन डेल्टा t p। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड के बाद में अपन देखते हैं कि जब नियत ताप T पर गुप्त ऊष्मा L अवशोषित करके उसके आयतन में V1 और V2 हो जाता है या उसके आयतन में परिवर्तन V1 व V2 प्राप्त होते हैं, तो इसको निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो अपन ने लिखा है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा VT। इसी की परिभाषा से लिखा है कि नियत ताप T पर गुप्त ऊष्मा L में अवशोषित कर गुप्त ऊष्मा L अवशोषित करके आयतन कहां से कहां तक अवशोषित करके आयतन V2 और V1 तक में परिवर्तन होता है, इसको प्रदर्शित किया है। V2 माइनस V1 को डेल्टा V लिख सकते हैं, डेल्टा V लिखा है। डेल्टा V लिखने के बाद में इस T को इसके नीचे भेज दिया, तो यही इक्वेशन अपनी आती है और क्लासिक क्लैपेरॉन इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब निकालते हैं इसका सेकंड अनुप्रयोग, और सेकंड अनुप्रयोग आता है रुद्धोष्म तथा समतापी प्रत्यास्थ गुणांक। मिटा देता हूं इसको, रुद्धोष्म तथा समतापी प्रत्यास्थ गुणांक। इसमें आपके मैक्सवेल की चार इक्वेशंस काम आएंगी। ठीक है, तो चार इक्वेशंस आपको याद करनी है। सेकंड आता है रुद्धोष्म तथा समतापी रुद्धोष्म तथा समतापी प्रत्यास्थ गुणांक। यह आपकी इसका सेकंड अनुप्रयोग है। अतः मैं इसके नाम से आपको पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि रुद्धोष्म और समतापी, इसके नाम से पता चल रहा है समतापी, यानी कि ताप समान रहता है। समतापी प्रत्यास्थ गुणांक में ताप समान रहता है तथा रुद्धोष्म प्रत्यास्थ गुणांक या रुद्धोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी नियत रहती है। ठीक है, अरे रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, जिससे ना तो ऊष्मा ले सकते और ना दे सकते। ठीक है, आदान प्रदान नहीं होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। तो ऐसे प्रक्रम में एंट्रोपी नियत रहती है और समतापी प्रक्रम में ताप समान रहता है, ताप समान रहता है और रुद्धोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी नियत रहती है। तो आप चाहो तो ये लाइन यहाँ पे लिख सकते हो कि रुद्धोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी नियत रहती है तथा समतापी प्रक्रम में ताप समान रहता है। ताप नियत रहता है या समान रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे रुद्धोष्म प्रत्यास्थ गुणांक और समतापी प्रत्यास्थ गुणांक के फॉर्मूले होते हैं।
उन दोनों फॉर्मूले के बीच में अपन को अनुपात निकालना है। रुद्धोष्म प्रत्यास्थ गुणांक को ES से रिप्रेजेंट करता हूँ, किससे? ES से, और इसको रिप्रेजेंट करता हूँ ET से प्रदर्शित करते हैं। वो आगे मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ रुद्धोष्म प्रत्यास्थ गुणांक। रुद्धोष्म प्रत्यास्थ गुणांक किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ES का फॉर्मूला होता है माइनस का V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V, और कांस्टेंट में क्या आता है? S कांस्टेंट में आता है। दिस इज इक्वेशन नंबर, मैंने कहा इसको फर्स्ट, ठीक है। रुद्धोष्म प्रत्यास्थ गुणांक, अरे माइनस का V है, ये डेल्टा P है, डेल्टा V है, और कांस्टेंट आती है क्या? क्या नियत रहती है? अरे एंट्रोपी। S किसको रिप्रेजेंट करता है? एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करता है। तो रुद्धोष्म प्रत्यास्थ गुणांक में मैंने कहा था कि एंट्रोपी नियत रहती है, तो एंट्रोपी यानी कि S नियत रहती, ठीक है, ओके। सेकेंड जो इक्वेशन थी वो थी समतापी प्रत्यास्थ गुणांक, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ET से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या नियत रहता है? ताप नियत रहता है। तो T कांस्टेंट, इसको कहा अपन ने इक्वेशन नंबर 2, राइट। हो गया रुद्धोष्म प्रत्यास्थ गुणांक और समतापी प्रत्यास्थ गुणांक, ठीक है। अब अनुपात निकालना है, तो आपको पता है कि अनुपात में कैसे निकलेगा। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर 2 में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तब जाकर के इसका अनुपात निकाल सकते हैं। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड का भाव दे दूंगा तो अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट, जब समीकरण सेकंड के नीचे डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है? ES अपॉन ET इक्वल टू माइनस का V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V, S कांस्टेंट अपॉन माइनस का V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V T। यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? डेल्टा P अपॉन डेल्टा V S अपॉन डेल्टा P अपॉन डेल्टा V T। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 3, राइट। इतना करने के बाद में इक्वेशन नंबर 3 में जो RHS पार्ट है, वो RHS पार्ट को देखिए कि dP अपॉन dV को दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट भाग में तोड़ सकते हैं कि dP अपॉन dt और dt अपॉन dV। देखना, इस वाली इक्वेशंस को, टर्म्स को, ऊपर वाली को मैं दो भागों में तोड़ सकता हूं, तो क्या आता है? ES अपॉन ET इक्वल टू, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं डेल्टा P अपॉन डेल्टा T डॉट डेल्टा T डॉट डेल्टा V लिख सकते हैं। और यह मैंने कांस्टेंट लगा दिया, या ऐसा चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, ये वाला ब्रैकेट ना लगा करके ये वाला, एक ही चीज, ओके। इसी प्रकार इसके नीचे वाला पार्ट डेल्टा P अपॉन डेल्टा V को भी दो भागों में बांट सकता हूं। कैसे? डेल्टा P अपॉन डेल्टा V
डॉट डेल्टा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस, ऐसे लिख सकते हैं इसको, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी, ऐसे अपन इसको लिखा जा सकता है। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या आता है, टी कांस्टेंट आता है, राइट। ठीक है, इसको भी दो भागों में बांटा है और इसको भी दो भागों में बांटा है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, अलग अलग भागों में एंट्रोपी नियत लगा सकते हैं। डेल्टा बाहर दोनों के अलग अलग लिखता हूं, वी टी एस अपॉन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस कांस्टेंट टी डॉट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी कांस्टेंट टी। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट करके मेरे को जरूर पूछ सकता है। और आगे अपन इस इक्वेशन के बाद में देखते हैं कि इक्वेशन नंबर इसको हमने दिया 4, राइट। अरे बहुत सिंपल किया है, कुछ भी नहीं किया है। इस इक्वेशन 4 तक अपन ने दोनों को फॉर्मूला ES इक्वल्स टू ये होता है, ET इक्वल्स टू ये होता है, दोनों का अनुपात निकालना है तो डिवाइड कर दूंगा, ES अपॉन ET हो जाएगा। यही हमने किया है। इसको दो भागों में बांटा है, इसको भी दो भागों में बांटा है, और फिर S को एंट्रोपी S को मैंने दोनों के अलग अलग रख दी। रखने के बाद में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उस अब आगे जो वैल्यू इक्वेशंस जो यूज होगी वो इक्वेशंस मैक्सवेल की चारों समीकरणों का यहाँ पे यूज होगा, और चारों समीकरणों को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन थी, याद है ना? अरे ट्रिक बोलने की जरूरत थोड़ी ना है, मैं नहीं बोलूंगा बार बार, ठीक है ना? ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट जो थी वो फर्स्ट इक्वेशन था डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी इक्वल टू था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस, और ये क्या था? नेगेटिव। इसको हमने दिया नाम ये इक्वेशन फर्स्ट। एक ही मैक्सवेल की इक्वेशन। अरे जब मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हो तो इसकी फोर्थ इक्वेशन भी लिख सकते हो, जस्ट इसकी अपोजिट। सेकेंड इक्वेशन क्या थी? सेकेंड इक्वेशन थी कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी इक्वल टू था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यही थी क्या? अरे कांस्टेंट तो लगा लो, इसके लगा लो s और इसके लगा लो v, इसके लगा लो t और इसके लगा लो v। यह कौन सी थी? सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यही थी। ओके, अब देखते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन की उल्टी थी dv अपॉन ds इक्वल टू, इसको उल्टा कर दूंगा, डेल्टा t को ऊपर और डेल्टा p को नीचे लिख देता हूं, तो क्या इक्वेशन आ जाती है? dt अपॉन dp। कांस्टेंट लगा सकते हो p, इधर लगा सकते हो s। यह इक्वेशन हो गई मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। यही इक्वेशन होगी। अरे ये होगी ना। अब फर्स्ट फोर्थ इक्वेशन तो आप लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन की जस्ट अपोजिट थी, और फर्स्ट इक्वेशन था अपना डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा p, और कांस्टेंट क्या लगाते हैं? इधर p लगा दिया और इधर क्या लगा दिया? t। यह कौन सी इक्वेशन थी? मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन, राइट। मैं मानता हूं कि मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस में आप लोगों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ओके, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि मैक्सवेल की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपके मैक्सवेल समीकरण
समीकरणों का उपयोग करने पर, मैक्सवेल समीकरणों का उपयोग किया। ठीक है, अब आ जाओ इक्वेशन नंबर 4 की तरफ देखो। इक्वेशन नंबर 4 को देखो, इक्वल टू में है समीकरण 4 से। ओके, समीकरण 4 है ES अपॉन ET इक्वल, यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे थोड़ा ध्यान लगा करके समझना। फर्स्ट इक्वेशन में ले रहा हूं टर्म सॉरी कि dp अपॉन dt और कांस्टेंट क्या है s। क्या ले रहा हूं dp अपॉन dt, सिर्फ इसी की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले dp अपॉन dt कांस्टेंट क्या ले रहा हूं s। मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस में देखो कि जहां पे s कांस्टेंट आ रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट हो, और जहां पे dp अपॉन dt के इक्वल टू क्या आ रहा है। देखते सबसे पहले तो देखो कि s कांस्टेंट किस किस में, इसमें है, इसमें p और t नहीं आ रहा है, इसमें कांस्टेंट ये रहा s। क्या p और t आ रहा है? क्या p और t आ रहा है, लेकिन जस्ट ऊपर नीचे आ रहे हैं। देखो यहाँ पे ऊपर p आ रहा है, नीचे t आ रहा है, कांस्टेंट s आ रहा है। यहाँ पे नीचे तो p आ रहा है और ऊपर t आ रहा है, और कांस्टेंट क्या आ रहा है s। अरे s चेंज थोड़ी होगा, s तो कांस्टेंट है, नियत है। अगर मैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन को उल्टा कर दूं, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन को उल्टा करता हूं, तो उल्टा करने पर क्या डेल्टा p ऊपर चला जाएगा और डेल्टा t नीचे आ जाएगा। जब डेल्टा p ऊपर चला जाएगा तो ds भी ऊपर चला जाएगा और dv भी कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यही करना है अपने को। देखते हैं dp अपॉन dt कांस्टेंट s है। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन को मैं उल्टा करके लिख रहा हूं, तो उल्टा करने पर क्या आ रहा है, डेल्टा s अपॉन डेल्टा v, और कांस्टेंट क्या आ रहा है, p। राइट, ओके। अब बारी आती है इस सेकंड टर्म्स की। ठीक है, सेकंड टर्म्स में देखो भी, जहां पे भी कि s एंट्रोपी कांस्टेंट है और t और v आ रहा है, तो क्या अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आ रही है क्या? अरे इसमें उल्टा सीधा करने की थोड़ी ना जरूरत है, नहीं जरूरत, क्योंकि डायरेक्टली आ रहा है कि डेल्टा t और डेल्टा v कांस्टेंट s है। फर्स्ट इक्वेशन में भी डेल्टा t और डेल्टा v s कांस्टेंट है। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस, तो माइनस का चिन्ह पहले लगा देता हूं यहाँ पे, और आ जाएगा डेल्टा p अपॉन डेल्टा s, कांस्टेंट क्या आ जाएगा, v। ठीक है, इन दोनों का काम कंप्लीट। बारी आती है नीचे वाले टर्म्स की। ओके, देखो ध्यान से समझना। अरे समझ में आ रहा होगा ना, बिल्कुल इजी है। ठीक है, देखते हैं थर्ड टर्म इसकी नीचे वाली में डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t डेल्टा s, और कांस्टेंट क्या है, t। मैक्सवेल की इक्वेशन में जाओ, ts और t कांस्टेंट ये रहा, यही है क्या? अरे t कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है ये रहा, लेकिन यहाँ पे s है और नीचे भी है। अपने को क्या करना है, p और s लेना है, तो p और s इसी में आ रहा है, कांस्टेंट क्या आ रहा है, t। अब वही काम करना पड़ेगा, इसमें भी उल्टा करना पड़ेगा इसको। देखो डेल्टा p ऊपर है, यहाँ पे अगर मैं डेल्टा p को ऊपर कर दूं और डेल्टा s को नीचे कर दूं, तो ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। माइनस का चिन्ह यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का चिन्ह, इधर लगा सकता हूँ, अरे लगा सकते हैं ना। ओके, तो देखो इक्वेशन नंबर फोर्थ से देखो, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन से डेल्टा p अपॉन डेल्टा s, यहाँ पे आ जाएगी ये वाले टर्म्स, माइनस है तो माइनस पहले आ जाएगा, और इसको उल्टा करूंगा तो डेल्टा t अपॉन डेल्टा v, कांस्टेंट क्या आ रहा है, p डॉट क्या है, ये वाले टर्म्स, डेल्टा s अपॉन डेल्टा v कांस्टेंट t। देखो मैक्सवेल की क्या सेकंड इक्वेशन सेम आ रही है क्या,
डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी टी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी टी। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, कांस्टेंट क्या है वी, लिख सकता हूँ। इसको कहा माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है और क्या बचता है हमारे पास ई एस अपॉन ए टी, माइनस माइनस दोनों की बाहर है, बचेगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी, बाहर कांस्टेंट पी डॉट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस, बाहर कांस्टेंट वी है अपॉन डेल्टा टी डेल्टा वी, बाहर कांस्टेंट पी है डॉट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, बाहर कांस्टेंट वी है। इसको कहा मैं इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना, वापस से दोबारा समझा सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन कि यहाँ पे अपने को देखना है इक्वेशन नंबर 5। कांस्टेंट क्या है P, कांस्टेंट क्या है V, कांस्टेंट क्या है P, कांस्टेंट क्या है। मुझे ये बताओ कि यहाँ से ये जो P कांस्टेंट है इसको इस यहाँ पे ऊपर ले जाता हूँ तो इधर भी P कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ से ये वाला जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा P कांस्टेंट हो जाएगा। और इस V वाले को मैं यहाँ पे नीचे लाके पटक दूँ तो यहाँ पे V कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ पे भी V कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि कांस्टेंट राशियाँ एक तरफ, ठीक है, सेम यहाँ पे P है, इधर P है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो यह भी उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो डेल्टा V ऊपर हो जाएगा, डेल्टा T नीचे हो जाएगा और P कांस्टेंट है जब इसको मैं नीचे लाऊंगा तो डेल्टा S ऊपर हो जाएगा, डेल्टा P नीचे आ जाएगा और क्या हो जाएगा V कांस्टेंट। तो ध्यान रखना यहाँ पे ये बहुत अच्छा है, आपको भूलना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कि इस वाले टर्म्स को नीचे लेके जा रहा हूं, इस वाले टर्म्स को इसकी जगह लेके जा रहा हूं और इसको इसकी जगह ट्रांसफर कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ई एस अपॉन ई टी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी, P कांस्टेंट डॉट, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T और क्या हो जाएगा P कांस्टेंट बटे, इसको जब नीचे लाऊंगा तो डेल्टा S अपॉन डेल्टा P, अरे इस वाले टर्म्स को नीचे लाऊंगा तो डेल्टा S ऊपर हो जाएगा, डेल्टा T नीचे आ जाएगा, डेल्टा P कांस्टेंट क्या है V डॉट डेल्टा P डॉट डेल्टा T, कांस्टेंट क्या है V। यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा। अब कांस्टेंट राशियाँ P ऊपर हो गया और V नीचे हो गया। अब यहाँ देखो आ गया ds अपॉन dv और डॉट dv अपॉन dt, इसको क्या मैं ds और dt लिख सकता हूँ और बाहर कांस्टेंट क्या है P है, राइट। इस नीचे वाले इक्वेशन को देखो ds अपॉन dp डॉट dp अपॉन dt को लिख सकता हूँ ds dt, कोष्टक के बाहर कांस्टेंट क्या है v। देखते हैं es अपॉन et, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, कांस्टेंट क्या हो गया P। या मैं इसको एक स्टेप में और लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए आसानी से आ जाएगा कि इस इक्वेशन को लिखा ds और dv, सॉरी यहाँ पे ds और dv, यहाँ पे लिख सकता हूँ dv और dt, कांस्टेंट बाहर क्या है P। अरे इस ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ ना, ऐसा लिखा है बटे यहाँ पे ds अपॉन dp, ठीक है, डॉट ये वाले टर्म्स है dp अपॉन डेल्टा t और ये क्या है कांस्टेंट क्या है v कांस्टेंट। आपको दिख तो रहा है ना, मैं देख लूं एक बार, ठीक है, हाँ दिख रहा है,
ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि आप चाहो तो यहाँ से ये वाला कट जाएगा, यहाँ से ये वाला कट जाएगा, और इस इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं ES/ET इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, राइट। डेल्टा S अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट क्या है, V अपॉन डेल्टा S अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट क्या है, V। इस इक्वेशन को मैंने दिया इक्वेशन नंबर 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? ES/ET आ गया। अब जानते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से, यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा, बड़ी मजेदार चीज है वो। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे ds की जगह बुक में dq दे रखा है। अरे एक ही चीज है, वो भी dq भी लिख सकते हैं, वो लास्ट में बता दूंगा आप लोगों को मैं, ठीक है। लिखना चाहो तो dq भी लिख सकते हो और ds भी लिख सकते हो, एक ही चीज है। वो कैसे आएगा, dq की जगह ds लिखना मैं बताऊंगा कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, लास्ट में बताऊंगा। अब अपन देखते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से, स्पेसिफिक हीट, डेफिनेशन ऑफ व्हाइट स्पेसिफिक हीट से विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा अनुसार विशिष्ट ऊष्मा भी Cp और Cv होती है, और Cp और Cv को ρ से रिप्रेजेंट भी किया जाता है। तो विशिष्ट ऊष्मा जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो क्या आता है, ds/dt आता है, और कांस्टेंट क्या होता है, P। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो Cv होता है ds/dt, और वॉल्यूम क्या आता है, कांस्टेंट आता है। यही होता है Cp और Cv की वैल्यू। अरे ds/dt प्रेशर कांस्टेंट होता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो ds/dt v आता है। क्या इक्वेशन नंबर 6 में ds/dt इसकी जगह और ds/dt p और v की जगह मैं Cp/Cv लिख सकते हैं। तो रुद्धोष्ण प्रत्यास्थ गुणांक और समतापी प्रत्यास्थ गुणांक को लिख सकते हैं Cp/Cv से रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। और आप लोग यह भी जानते हैं कि Cp/Cv का जो अनुपात होता है उसको μ के अनुपात से प्रदर्शित किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई समस्या? अब आपकी बुक्स में क्या दे रखा है कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 को देखना कि ds की जगह डेल्टा q दे रखा है। क्या मैं आपको ये यहाँ पे समझा सकता हूँ क्या? यहाँ पे समझा दो, ठीक है, यहाँ पे आपको बिठा के समझा देता हूँ कि ds की जगह dq कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 6 को मैं यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में था कि dq को लिख सकता हूँ मैं TdS, और फिर TdS को लिखा था du प्लस का dw, और dw को pdv भी लिख सकते हैं। वो आगे आपकी इक्वेशन नंबर या सेकंड यूनिट में काम आएगी कि dw को टोटल वर्क को pdv के रूप में भी लिखा जाता है, ठीक है। TdS, क्या इस इक्वेशन को यहाँ पे इस t को इसके नीचे डिवाइड कर देता हूँ तो dq/t आ जाएगा क्या, और बचेगा क्या, ds, यही बचेगा। अरे यही बचेगा क्या, तो बस वही चीज है कि जब इस ds की जगह ds को डेल्टा s ही लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एंट्रोपी में परिवर्तन ds का, ठीक है, जो भी डेल्टा आता है, यानी कि अगर q आता है तो यानी कि हीट में परिवर्तन, ठीक है, dv आता है तो यानी कि वॉल्यूम में परिवर्तन, तो यहाँ पे s आ रहा है मतलब कि एंट्रोपी में परिवर्तन, ठीक है। तो ds को डेल्टा s में लिख सकते हैं। तो जब देखना ES/ET है, ES/ET इक्वल टू होता है ds/डेल्टा t, तो ds की जगह मैं dq/t लिख रहा हूँ, ठीक है। तो dq/1/t को बाहर ले सकता हूँ, और वहां पे क्या है, dt है, और कांस्टेंट क्या है, p, यही है, बटे में
फिर ds है, इसको मैं 1/t बाहर लिया और उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी और इसकी जगह v है। इस t से ये वाला t कट जाएगा तो फाइनली क्या आ जाएगा, चाहे तो आप dq लिख लो या डेल्टा क्यू लिख लो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी p बटे में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अरे इस ds की जगह डेल्टा, ये जो ds दे रखा है यहाँ पे, इसको आप लोग t इसको लिख सकते हो डेल्टा क्यू अपॉन टी लिख सकते हो। ठीक है ना, कैसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कि ds की t ds इक्वल्स टू होता है dq, तो ds इक्वल्स टू हो जाएगा dq अपॉन t। जब ds की जगह dq अपॉन t रखो तो 1/t से 1/t कैंसिल आउट और फाइनली dq बच जाएगा। ठीक है, तो यही रुद्धोष्म प्रत्यास्थ गुणांक और समतापी प्रत्यास्थ गुणांक को प्रदर्शित करता है ES/AT, और इसको कह लो आप लोग इक्वेशन नंबर 7। और आप इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हो और लिख सकते हो ES/AT इक्वल्स टू होता है न्यू, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या, अपन ने कुछ नहीं किया है। प्रत्यास्थ गुणांक रुद्धोष्म प्रत्यास्थ गुणांक में एंट्रोपी नियत रहती है और समतापी प्रत्यास्थ गुणांक में ताप नियत रहता है। रुद्धोष्म प्रत्यास्थ गुणांक को ES से यानी कि एंट्रोपी ES एंट्रोपी इक्वल्स टू होता है माइनस का V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V कांस्टेंट S एंट्रोपी नियत। ठीक है, फिर सेकंड था समतापी प्रत्यास्थ गुणांक को AT से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इक्वल टू होता है फॉर्मूला AT इक्वल्स टू माइनस का V dP अपॉन ds, बाहर कांस्टेंट क्या था T कांस्टेंट, दोनों को अनुपात में लिखा, ES अपॉन AT में लिखा, ES अपॉन AT में लिखा तो उसको दो भागों में तोड़ सकते हैं अपन, दो भागों में तोड़ा, dP अपॉन dt और dt अपॉन dV में तोड़ा, तो इनको आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। लिखने के बाद में यहाँ पे ऐसा इक्वेशन नंबर 4 आएगी, मैक्सवेल इक्वेशन 4 इक्वेशंस का यूज होगा। इक्वेशन यूज होने के बाद में अपन यहाँ पे, इसमें मेन चीज है कि मैक्सवेल इक्वेशन को उल्टा करके लिखना, बस वो इम्पोर्टेंट है, उसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, उसको उल्टा करके लिखना आ गया, पूरा का पूरा आपको मैक्सवेल की अपन इसके अनुप्रयोग में आप ये उसका अनुपात निकाल सकते हैं, बाकायदा पूरा का पूरा मैथमेटिकल काम है, कोई समस्या नहीं है। लास्ट में आप लोग ये ऐसा भी कर सकते हो कि S अपॉन AT इक्वल्स टू ये कांस्टेंट होता है इक्वेशन नंबर 6, और 6 के बाद में ds को आप dq, बुक में dq दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो, एग्जामिनर सब समझता है। ठीक है, dq अपॉन dt v। ठीक है, ओके, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा अनुसार Cp और Cv होता है ES AT Cp Cv, Cp को अपन U से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, न्यू होता है Cp अपॉन Cv, यानी कि Cp अपॉन Cv का अनुपात न्यू होता है, और EST अपॉन इसको न्यू लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 7 कह सकते हैं। यही आपका रुद्धोष्म तथा समतापी प्रत्यास्थ गुणांक में मैक्सवेल का फिनिश आता है। थर्ड इसका अनुप्रयोग आता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन गुणांक, उसको म्यू एच से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, जूल थॉमसन गुणांक को म्यू एच से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वहां पे एंथैल्पी, अरे एच किसको रिप्रेजेंट करती है, एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वहां पे एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। जूल थॉमसन गुणांक में एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, और जूल थॉमसन गुणांक को म्यू एच से प्रदर्शित किया जाता है, और म्यू एच का फॉर्मूला इक्वल्स टू जो भी आएगा अपने पास 1/Cp पर, ऐसा कुछ भी आएगा वो देखते हैं। और ध्यान रखना कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला आता है वो आपकी एमएससी की इंटरेस्ट एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, उसका राजस्थान यूनिवर्सिटी के इंटरेस्ट टेस्ट में पूछा गया है कि फॉर्मूला देता है कि चार फॉर्मूला लिख देता है अलग अलग तरीके से, थोड़ा बहुत ही चेंज करता है और प्लस माइनस का इसमें चेंज होता है, Cp के या तो ऊपर भेज देता है या नीचे भेज देता है, ऐसा कुछ चेंजेस होता है, और पूछता है कि जूल थॉमसन गुणांक का फॉर्मूला कौन सा होता है। ठीक है, तो आप इसको भी देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है वो भी आपके बीएससी सेकेंड ईयर के जो इसके सेकेंड यूनिट का भी फर्स्ट क्वेश्चन इसी से बनता है, जूल थॉमसन गुणांक से, तो आगे क्लास में अपन देखेंगे। थैंक यू, ओके।